Hello, my dear student. I'm Rakesh, lecturer and a motivational speaker. स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे ओजोन लेयर सील्ड ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी के सील्ड के सुरक्षा कवच के बारे में। ये टॉपिक 10th, 9th एंड 11th, 12 इन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा कंपलसरी है। आज टॉपिक एक है यहां सबमिट, बट हम लोग जितने इसके साथ ही साथ 3-4 टॉपिक को एक साथ डिस्कशन करेंगे। क्लियर करके रखिएगा, छोटी टॉपिक है, छोटी टॉपिक में बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास बाय लैंग्वेज होगी। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तभी यह आपके लिए बहुत इसेंशियल होगा, यूजफुल होगा, और यूपी बोर्ड के हैं तभी बहुत बेहतर होगा। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं हमारे अर्थ वाले रीजन से ही, ताकि आपको समझने में पूरी तरह से क्लियर है। ये है हमारा अर्थ, और अर्थ के नियर अबाउट मीटर के आसपास, कितने किलोमीटर के आसपास बाबू? 15 किलोमीटर के आसपास जो होता है रीजन होता है वह ट्रोपोस्फियर होता है। हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? मैंने कहा बाय लैंग्वेज होगी, दोनों लोगों के लिए कंपलसरी होगी, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, खास करके सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बहुत कंपलसरी होगा। ट्रोपोस्फियर हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। कितना किलोमीटर के आसपास होता है, कितना किमी होता है? तो वो 15 किलोमीटर के आसपास होता है। आगे बढ़ते हैं। वहां से अगर हम अपर लेवल पे जाएं, हमारे अर्थ रीजन से जितना हम अपर लेवल पे जाएं तो 30 to 50 किलोमीटर मैंने पहले से सबमिट करके रखा ताकि वीडियो छोटा हो और बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर सकूं। तो 30 से 50 किमी के आसपास ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फियर है। कौन सा स्फीयर? स्ट्रेटोस्फियर हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। और यहां क्या है? क्षोभ मंडल। क्लियर रखिएगा, दोनों मंडल कंपलसरी है, दोनों स्फीयर कंपलसरी है। क्षोभ मंडल के अंतर्गत अर्थात ट्रोपोस्फियर के आसपास हमारे जितने पोल्यूटेंट पदार्थ हैं वो प्रेजेंट होते हैं पूरे ट्रोपोस्फियर में। इसके अलावा ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल में जितने भी रेनफॉल होते हैं, उसके अलावा जो भी इन्वायरमेंटल ट्रेजेडी होती हैं, जैसे बादल का चमकना, बिजली चमकना, बारिश होना, आंधी तूफान, जितनी भी ट्रेजेडी होती है वो कहां होती है? वो ट्रोपोस्फियर में। एक क्वेश्चन सबमिट किया जाता है, बोला जाता है कि एरोप्लेन कौन से स्फीयर में फ्लाई उड़ती है? तो आप क्लियर रखिएगा कि एरोप्लेन हमारे अर्थ से नियर अबाउट 30 किलोमीटर के आसपास स्पेस पे उड़ती है। तो भैया कौन से स्फीयर में? वह स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ती है, इसलिए वहां पे बारिश और आंधी तूफान इन सब का कोई ट्रेजेडी होने का कोई चांस नहीं होता। अगर आपसे पूछ दे हेलीकॉप्टर जो होता है वो किस स्फीयर में उड़ता है, तो वो 30 किलोमीटर ऊपर नहीं उड़ता भाई, वो उड़ता है हमारे क्षोभ मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ऊपर चढ़ते हैं, जितना अपर लेवल पे चलेंगे उतनी बेहतर चीजें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि सील्ड ओजोन लेयर सील्ड ऑफ अर्थ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो आ जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में ही कई किलोमीटर के आसपास ही हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, और ओजोन लेयर ही एक अम्ब्रेला लाइक होकर, मतलब पूरी तरह से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर धारण करती है और पूरे अर्थ को कवर्ड करती है, ढक के रखती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। भाई किससे प्रोटेक्शन प्रदान करती है? तो यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन से। अब यूवी रेडिएशन कहां से आता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सन से सीधे आता है, सूर्य से सीधे आता है अर्थ पे। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो कहां प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ये नहीं क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। उनको यहां से रिटर्न कर देती है, वापस कर देती है, उसको अर्थ से पर आने से रोक देती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ओजोन के ऊपर आ जाएं तो ओजोन से कहां से कैसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये सबमिट किया जाता है कि कितने इसकी हाइट कितनी होती है, कितने अर्थ से कितने रेंज पे पाई जाती है। तो कितनी जो डिस्टेंस है बाबू, वो 30 to 50 किलोमीटर के आसपास तो प्रेजेंट होती है। कौन? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कौन से स्फीयर में होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्या करता है ना कि वो स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में लिख देगा। अरे भैया इसे स्ट्रेटोस्फीयर
स्ट्रेटोस्फियर। अब ऐसे लिख दिया, स्ट्रेटोस्फियर लिख दिया तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। ये इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आपको आसानी समझ में आ जाए। तो स्ट्रेटोस्फियर इसी को हिंदी में लिख देता है। तो आप दोनों लोग ध्यान रखिएगा कहां कहां से क्वेश्चन हो रहे हैं। बोलता है कि ओजोन अर्थात स्ट्रेटोस्फियर में वो कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, तो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। और जब ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है इसलिए हम इसे कहते हैं ओजोनोस्फियर। कई नाम हो गए, ओजोनोस्फियर हो गए, स्ट्रेटोस्फियर हो गए, हिंदी में समतापमंडल हो गया। बातें क्लियर हो रही है। तो कहां प्रेजेंट है, समतापमंडल, डिस्टेंस आपने मेंटेन किया। अब आप समझिए, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज ओजोनोस्फियर। ये तो हमने डिस्कशन कर रखा है कि भाई स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज ओजोनोस्फियर। डिस्टेंस आप जानते हैं बाबू कितना किलोमीटर, 30 to 50 किलोमीटर के आसपास प्रेजेंट होती है। और कोई पतली सी लेयर नहीं होती, बहुत लंबा, कई किलोमीटर के आसपास की पूरी रेंज होती है। वो बादलों का पूरा अंबार होता है, गैसों का अंबार होता है, जो जिनका फार्मूला अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, O3। क्या होता है, O3। और जब समझिए कि O3 यहां पे मैंने मॉलिक्यूल्स लिख दिया O3, और जब सनलाइट इससे वो करती है, रिजेक्ट करती है ना, तो यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जब इसके ऊपर पड़ती है, यूवी रेडिएशन नहीं, वो क्या कहते हैं, हाँ सही है, यूवी रेडिएशन जब पड़ती है, या कह सकते हैं यहां से जो हार्मफुल गैसें निकलती हैं वो क्या करती हैं, इस O3 को O2 में कन्वर्ट कर देती हैं। और आप जानते हैं O2 क्या है, O2 एक क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, और ये एक O में कन्वर्ट कर तोड़ देती है, एक O को अलग कर देती है। ये ऑक्सीजन एटम है। क्या है बाबू, ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। क्लियर है। अगर आप ओजोन पर पढ़ रहे हैं तो अगर ये पॉइंट सबमिट कर देते हैं, थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स आता है आपका कि भाई ऐसे पूरा रिएक्ट होता है जिससे ओजोन डिप्लीशन होता है। ओजोन डिप्लीशन क्या है यह भी क्लियर कर लीजिए। ए थीनिंग ऑफ ओजोन। क्या हो रहा है भैया कि जब ओजोन पतली होने लगती है, थिन होने लगती है, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लीशन। ये थिनिंग मतलब कि कोई पार्टिकल वो थिन हो रही है, थिन होने का मतलब पतला होना भाई। अगर कोई ये लेयर जो है वो अगर पतली हो रही है तो वही पतला होना, घटना, छटना क्या कहलाता है, डिप्लीशन कहलाता है ना। कह सकते हैं कि उसमें कमी आ रही है, किसमें, ओजोन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, ए थिनिंग ऑफ ओजोन इज आल्सो कॉल्ड एज ओजोन डिप्लीशन। एकदम छोटी भाषा में, छोटी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओजोन परत का क्षरण होना, कम होना क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। अब ये कॉजेज क्या क्या है, किसके कारण ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो जितने भी हम तो बोलते हैं ग्रीन हाउस जितनी भी गैसें हैं बाबू, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें, GHG अर्थात ग्रीन हाउस गैसें। अब जितनी हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसें प्रेजेंट होती हैं, सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। आप बताइए ऐसी कौन कौन सी गैसें हैं जो आपके लिए, आपके एनिमल्स के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो है ना भाई, CFC है, कार्बन, उसके अलावा जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सारी गैसें तो है भैया। CFC, इसके अलावा CO हो गया, SO4 हो गया, NO2 हो गया और CO2। ये मैंने भी दिमाग में यही सबमिट कर लीजिएगा कि जितनी भी हार्मफुल गैसें हैं वो सभी गैसें क्या कहलाती हैं, हमारी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, जिसमें सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल, हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल। अब इसके लिए क्या होता है, डिप्लीशन में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे रेफ्रिजरेटर से, जो हमारे वातावरण को अनुकूल करने के लिए हमारी इलेक्ट्रिक चीजें यूज की जाती हैं, उससे बहुत ज्यादा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। हमारी एसी हो गई, रेफ्रिजरेटर्स में आ गए, हो गए, फ्रीज हो गए, यहां से CFC बहुत ज्यादा निकलता है। अब ये गैसें क्या करती है, जैसे ये यूवी रेडिएशन तोड़ देता है, सेम यही प्रोसेस ये भी करती है। ये ओजोन की तरफ अर्थात रिलीज होती है तो ऊपर अपर लेवल पे चली जाती हैं, और जब अपर लेवल पे जाती हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, जो O3 पार्टिकल है ओजोन का, उसको कन्वर्ट करती है 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के पार्टिकल्स में।
तोड़कर उसको छोटा कर देती है, जिससे वह ऑक्सीजन अब गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाबू, और वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, रिलीज हो जाता है, जिससे ओजोन डिप्लीशन होने लगता है। ओजोन में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। आई होप कि क्लियर होगा। इफेक्ट समझ लीजिए क्या क्या होता है। अगर ओजोन डिप्लीशन हो जाती है, ओजोन होल हो जाता है। अब भाई डिप्लीशन होते होते तो होल हो जाएगा ना। मान लीजिए ये ओजोन है, यहां पे डिप्लीशन पूरी तरह से हो गया, तो ये क्या हो गया? ओजोन होल हो गया, है ना। ये फुल्ली डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोन होल कह सकते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि जब डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, पूरी तरह से डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाती है ओजोन, तो वहां एक होल बन जाता है, वही कॉल्ड हो जाता है क्या? ओजोन होल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट क्या क्या है बाबू? इफेक्ट क्या है? अगर यहां से ओजोन होल हो जाता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इरेज करके आपको समझा रहा हूं। यहां से सन है, यहां सन है, यहां से यूवी रेडिएशन सीधे आती, और जब यूवी रेडिएशन सीधे अंदर आएंगी तो जिस एनिमल, जिस प्लांट के ऊपर पड़ेंगी तो उसकी सभी सेल्स को तोड़ मरोड़ देती हैं, अर्थात उसके डीएनए, उसके सेल्स, उसके जेनेटिक मटेरियल्स को पूरी तरह से डाइवर्ट कर देती हैं। तो उससे क्या होता है? कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। भाई जो जीन को पूरी तरह से तोड़ देता है, डिसबैलेंस कर देता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कैंसर, स्किन कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये सनलाइट सीधे आईज पे पड़ती है तो मोतियाबिंद, आंख का अंधापन, आई स्लाइड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आई होप कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ रहे होंगे। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को ये पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देती हैं, जो हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको तोड़ मरोड़ देती हैं। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, अरे भाई जब सीधे प्लांट के ऊपर पड़ेंगी तो उनकी पत्तियां बेचारी जल जाएंगी, और जब पत्तियां पूरी तरह से जल के खत्म हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? भाई कमी आएगी ना, डिक्रीजन होगा। तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा कमी आएगी, वो पूरी तरह से अनसर्वाइवल हो जाएंगे सभी प्लांट्स। इसके अलावा और क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अब यहीं से दूसरी टॉपिक भी क्लियर हो जाती है। समझिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग को बोलते हैं वैश्विक ताप। क्या बोलते हैं बाबू? वैश्विक ताप, अर्थात हमारे अगर संसार में देखा जाए तो निरंतर हमारे प्लैनेट्स, हमारे एटमॉस्फेयर वार्म होते चले जा रहे हैं, गर्म हो जा रहे हैं। अरे भैया ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी। मैंने आपको समझाया था बाबू कि ग्लोब मतलब होता है अर्थ, और अर्थ मतलब पृथ्वी, और वार्म मतलब वार्म मतलब क्या होता है? गर्म। पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब आपके सेंस में ये आएगा कि भैया पृथ्वी जो अर्थ है वो छोटा मोटा कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि बस सुलगाए फटाक दे गर्म कर दिए, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो किससे होता है? ये जितनी हार्मफुल गैसें हैं ना, ये सभी गैसें ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन क्रिएट करती है, जो आप इस समय फेस कर रहे हैं। इतनी ज्यादा वार्मनेस है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि जो स्किन है वो जल रही है पूरी तरह से। बाहर निकलते समय 10 बार 50 बार यह सोचना पड़ता अपने मस्तिष्क में कि यार बाहर निकले, इतनी ज्यादा धूप है, परेशान है। तो ये सब कंडीशन किसी कारण हो रही है? इन समस्त ग्रीन हाउस गैसों के कारण। आई होप कि अब क्लियर होंगे। अब इन्हीं के कारण सारी चीजें होती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोसेस अपनाए गए हैं, उसको हम डिबेट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपके एग्जाम में मस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत स्पीड में इसको कंप्लीट किया है ताकि ये आपको बहुत कम टाइम में आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है ये समझिए। ये ग्रुप है बहुत सारे देशों का, जिसमें लोगों ने एक जगह एकत्रित होकर एक ग्रुप बनाया, एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि किसी तरह से ओजोन को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए, सुरक्षित किया जाए। अब इसी मीटिंग को कह सकते हैं, इसी ग्रुप्स को कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहा गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह जेनेवा में हुआ था और सत्र था 1987, अर्थात 1987 में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने यह डिसाइड किया कि जितना जो प्रोडक्शन रेट है सीएफसी और हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसों का, उस प्रोडक्शन में, उसके उत्पादन में कमी कर दी जाए। कितना तक? लगभग हाफ तक लेके आया जाए। It was also decided the production of CFC is half.
किसमें किया गया बाबू? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह डिसाइड किया गया कि जो समस्त हमारी कंट्रीज हैं वहां से जितनी मात्रा में CFC रिलीज हो रही है उस मात्रा को सीधे क्या कर दिया जाए, हाफ किया जाए किसी भी माध्यम से। तो यह डिसाइड किया गया क्योंकि क्या किया जा सके, ओजोन को डिप्लीट होने से, ओजोन का क्षरण होने से उसे रोका जा सके। अब सबसे पहले जो ओजोन डिप्लीशन है यह मेजर की गई, थिनिंग ऑफ ओजोन नोटिस्ड इन 1980, अर्थात 1980 में यह नोटिस किया गया। कहां पे? ओवर द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे यह नोटिस किया गया। कब बाबू? 1980 में। और उसके जस्ट बाद 87 में UNEP ने क्या किया, यह प्रोग्राम बनाया जिससे क्या किया जाए, CFC की जो प्रोडक्शन रेट है उसको सीधे हाफ कर दिया जाए और क्या किया जाए, ओजोन को डिप्लीट होने से, ओजोन का क्षरण होने से उसे बचाया जा सके। आई होप कि आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन ढंग से। इतनी सी चीजें हैं जो आपको बहुत लेंदी बना के अपने माइंड्स का यूज करके बेहतर ढंग से आप उसको पेन डाउन कर सकते हैं। तो ओजोन लेयर आई होप क्लियर हुआ होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आई होगी। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम में बेस्ट करके आइए। आपके लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए, मुझे वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।